हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ग्लोबल इंटरप्राइजेज और मल्टीनेशनल कंपनीज़। मल्टीनेशनल कंपनीज़ कौन सी कंपनी है, उनके ब्रांचेस कहाँ कहाँ होते हैं या उनका हेड ऑफिस कहाँ होता है, उसको कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ के बारे में। Multinational company may be defined of a company that has business operation in several countries. Okay, बहुत सारे देशों में उस कंपनी का जो प्रोडक्ट सेल आउट हो रहा है या उस कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया है by having its factories, branches और ऑफिसेज। तो एक कंपनी है, उसको हमने क्या किया है, अलग अलग देशों में उसके ब्रांचेस, फैक्ट्रीज और ऑफिसेज को इस्टेब्लिश किया है इन दोज कंट्रीज, बट इट हैज़ इट्स हेड क्वार्टर इन वन कंट्री। लेकिन जो उसका हेड क्वार्टर होगा या हेड ऑफिस जो होगा वो एक ही देश में होगा जिस देश की वो कंपनी होगी। इन विच इट इज़ इनकॉर्पोरेटेड, जहाँ की वो कंपनी होगी, जहाँ उसको रजिस्टर्ड किया गया होगा, जहाँ से उसको लीगली अप्रूवल मिला होगा। अगर हम मल्टी और नेशनल के बारे में बात करते हैं तो मल्टी मतलब मेनी और नेशनल मतलब एक देश। तो एक देश की जो कंपनी है वो मल्टी जगह है, यानी बहुत सारे जगह में है। मल्टी नेशनल, मोर देन वन कंट्री में उसके ब्रांचेस, ऑफिसेज और फैक्ट्रीज हैं। ओके, जिस देश की कंपनी है या जिस देश में उसका हेड क्वार्टर है वो कहलाएगा होम कंट्री, और जिस जगह उसका फैक्ट्री, ब्रांचेस और ऑफिसेज होंगे उसको हम होस्ट कंट्री बोलते हैं। एक तो हो गया होम और सेकंड हो गया होस्ट। होस्ट मीन्स जहां उसको ओपन किया गया है, जहां उसकी फैक्ट्री लगाई गई है, जहां उसके ब्रांचेस को खोला गया है। तो होस्ट कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जहां पर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी को इस्टेब्लिश किया गया है, और होम कंट्री वो कंट्री है जहां जिस जगह वो पर्टिकुलर कंपनी है। मतलब जिस जगह की वो कंपनी है उसको हम होम कंट्री बोलेंगे, और जिस जगह उसके ब्रांचेस को ओपन किया गया उसको हम होस्ट कंट्रीज बोलते हैं। तो ये है डेफिनेशन मल्टीनेशनल कंपनीज का। अब इसमें कुछ फीचर्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके फीचर्स क्या हैं, अगर हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं तो क्यों करते हैं, अगर मल्टीनेशनल कंपनीज अलग अलग देशों में इस्टेब्लिश होती है तो क्यों होती है, क्या पर्पस है इसका। Huge capital resources. Global enterprises are characterized by possessing huge financial resources and the ability to raise fund from different sources. इसमें जो सबसे पहली चीज लगती है वो लगता है ह्यूज कैपिटल। मल्टीनेशनल कंपनीज में बहुत ज़्यादा पैसों की आवश्यकता होती है, ह्यूज इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता होती है। तो हमें बहुत सारे सोर्सेज से वो चीज़ लेना होता है, यानी जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम होता है वो बहुत सारा होता है। दे में रेज फंड थ्रू, अब हम कहाँ से फंड को रेज कर सकते हैं, कहाँ से हम फंड को जमा कर सकते हैं, एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो हम लोग कर सकते हैं इशू ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर को इशू करके, डिवेंचर और बॉन्ड्स को टू द पब्लिक। ओके, एंड कैन बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से हम लोग बोरो कर सकते हैं। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज को फंड की आवश्यकता है तो वो कहाँ जाएगा, वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगा और इंटरनेशनल बैंक्स के पास जा कर के वो फंड को प्राप्त कर सकता है। ड्यू टू देयर क्रेडिबिलिटी इन द कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टर्स, बैंक्स ऑफ द होस्ट कंट्री। ओके, अगर उसका पोजीशन अच्छा है, रिमार्केबल है, तो जो होस्ट कंट्री है ऑल्सो वांट टू इन्वेस्ट इन देम। जो होस्ट कंट्री है वो भी चाहता है कि मैं भी उस कंपनी में इन्वेस्ट करूं, बिकॉज ऑफ देयर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ। उस कंपनी का जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है वो स्ट्रॉन्ग है। ओके, उसका फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है। अगर हम किसी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी प्रॉफिट कमा रहा है या लॉस कमा रहा है वो कैसे हम जान पाएंगे,
तो उसका फाइनेंशियल कंडीशन जानकर ही हम बता पाएंगे कि वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है और कितना लॉस उसको बेयर करना पड़ रहा है। अगर उस पर्टिकुलर कंपनी का फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि वो प्रॉफिट कमा रहा है, लॉसेस होंगे वो उसको रिकवर कर सकता है। तो जितने भी होस्ट कंट्री होते हैं वो लोग देखते हैं कि उस पर्टिकुलर कंपनी का फाइनेंशियल स्ट्रेंथ कैसा है। दे आर एबल टू सर्वाइव अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। जितने भी सिचुएशंस आएंगे, क्या वो उसको फेस करने के लिए कैपेबल है, क्या वो उस सिचुएशन से ओवरकम होने के लिए कैपेबल है, क्या वो उस चीज़ को पूरा कर सकता है जिस चीज़ की आवश्यकता कंपनी को लॉन्ग टर्म तक होती है मार्केट में बने रहने के लिए। तो हमने देखा कि हमें बहुत कैपिटल रिसोर्सेस की आवश्यकता है, यानी जो हमारा जो कैपिटल होगा वो ह्यूज अमाउंट का होगा, तभी हम मल्टीनेशनल कंपनी को कहीं भी इस्टेब्लिश कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग उसमें बहुत चीज़ों को इन्वॉल्व करते हैं, बहुत चीज़ें हम लोग उसमें लगाते हैं, जिसके कारण हमें ह्यूज अमाउंट की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट वी हैव इज फॉरेन कोलैबोरेशन। ग्लोबल इंटरप्राइजेज यूजुअली कोलैबोरेशन विथ इंडियन कंपनीज। जितने भी फॉरेन की कंपनीज होती है वो अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करेंगे तो वो इंडिया की कंपनी के साथ क्या करेगी, कोलैबोरेशन करेगी। लाइक प्राइवेट सेक्टर में जा सकते हैं और पब्लिक, ओके, फॉर कंप्लाई विथ वेरियस रिस्ट्रिक्टिव क्लाउजेज फॉर एग्रीमेंट रिलेटिंग टू ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, प्राइसिंग, डिवाइडिंग पेमेंट। तो जितनी भी चीज़ें होंगी वो हम क्या करेंगे, एग्रीमेंट में मेंशन कर लेते हैं। अगर हम किसी भी फॉरेन कंपनी के साथ डील करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उससे पहले हम लोग एक एग्रीमेंट डीड यानी एक पेपर तैयार करते हैं जिसमें हम टर्म्स, कंडीशन, क्या प्राइसिंग होगा, क्या कौन सी टेक्नोलॉजी हम लोग इस बिजनेस में यूज़ करने वाले हैं, डिविडेंड पेमेंट हम लोग कैसे करेंगे, तो वो सारा का सारा चीज़ हम लोग उस पेपर में मेंशन कर लेते हैं। MNCs, that is multinational companies, should be allowed to enter in high-tech industries only, for example telecommunication या petrochemical। MNCs जो है वो जनरली किस में इंटर करती है, हाईटेक इंडस्ट्रीज में ही इंटर करती है, क्योंकि उनका बजट बहुत ज़्यादा होता है, उनका जो पर्पस होता है वो लार्ज एरिया को कवर करना होता है, उनका जो पर्पस होता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हेंस करें। तो टेलीकम्युनिकेशन हो जाएगा या पेट्रोकेमिकल, इसी तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं। MNCs मस्ट ब्रिंग डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। MNCs जो है वो FDI को लेकर के आती है, दैट इज डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट, सो दैट देयर इज इम्प्रूवमेंट इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। अगर जिस देश में मल्टीनेशनल कंपनीज इंटर कर रही है, ओके, जिस होस्ट कंट्री में वो आकर के अपनी फैक्ट्री, अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर रही है, तो वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी भी लाएगा, वहाँ पर वो पैसे भी लाएगा। क्यों लाएगा? क्योंकि अगर हमने बिल्डिंग बनाना है, हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, हमने अपने ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट करना है, तो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है उसको पहले हम पूरा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर तो पैसे भी आ रहे हैं और साथ में यहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। MNC should not be allowed to kill small domestic enterprises। ओके, जब MNC किसी कंट्री में आता है या जिस होस्ट कंट्री में वो इंटर करता है, तो वहाँ ये इंश्योर करना उस पर्टिकुलर गवर्नमेंट का काम है कि उसके आने से जो डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस हैं, डोमेस्टिक इंटरप्राइजेस मतलब जो उस पर्टिकुलर देश के बिजनेसमैन हैं या उस देश का जो उस देश में जो बिजनेस चल रहे हैं, जो उस देश का बिजनेस है, उसको कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। छोटे व्यापारियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए बाहर की कंपनी के आने के कारण, क्योंकि जो हमारे स्मॉल इंटरप्राइजेज हैं या जो स्मॉल बिजनेसमैन हैं उनके पास इतना कैपिटल नहीं होता, उनके पास इतनी वेल डेवलप्ड टेक्नोलॉजी नहीं है, उनके पास वो इक्विपमेंट्स या टूल्स नहीं है कि वो अपने बिजनेस को और बेटर कर पाए। लेकिन गवर्नमेंट पहले ही इंश्योर कर देता है MNCs को या मल्टीनेशनल कंपनी को कि आप तो मेरे देश में आ रहे हो, ठीक है, आप अपनी टेक्नोलॉजी के साथ आओगे, ठीक है, आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर आ रहे हो, आप अपना प्लानिंग करोगे,
सब कुछ ठीक होगा, लेकिन आप हमारे स्मॉल इंटरप्राइजेस को या स्मॉल बिजनेसमैन को आपके आने से कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जब भी आएगा तो टेक्नोलॉजी को लेकर के आएगा, जिसके कारण जो उसका प्रोडक्ट होगा वो फाइन क्वालिटी का होगा। एंड दे मस्ट ऑफर हेल्दी कंपटीशन टू डोमेस्टिक फर्म। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज किसी कंपनी में आकर के इस्टेब्लिश होता है और वहाँ पर वो अपने बिजनेस को स्टार्ट करता है तो वो बहुत टाइट कंपटीशन देता है। वो जो डोमेस्टिक फर्म्स होंगे उनको वो एक हेल्दी कंपटीशन देता है। यहाँ पर फ़ायदा की बात करें तो यहाँ पे फ़ायदा कस्टमर्स को ही ज़्यादा होने वाला है। क्यों? क्योंकि कस्टमर को तो प्रोडक्ट चाहिए। अगर वो डोमेस्टिक बिजनेसमैन से ले रहा है या जो उस देश का बिजनेसमैन है वहाँ से वो ले रहा है या जो मल्टीनेशनल कंपनीज है उसके प्रोडक्ट ले रहा है, तो उसके पास जो ऑप्शंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसके पास जो प्रोडक्ट को यूज़ करने का जो क्वालिटी होगा वो बढ़ जाएगा, उसके पास ऑप्शंस बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पर फ़ायदा कस्टमर को हो रहा है। एट द सेम टाइम जो हमारा डोमेस्टिक इंटरप्राइजेज है उसको भी एक हेल्दी कंपटीशन मिल रहा है कि मैं कैसे और इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर हम ऐसे नॉर्मल रहते हैं और हमारा कोई कॉम्पिटिटर्स नहीं होता है तो हम लोग बस एज इट इज़ अपनी लाइफ को स्पेंड करते चले जाते हैं। लेकिन जब हमारी लाइफ में कुछ कंपटीशन आता है या कुछ हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है तो हम वहाँ पर खुद को प्रिपेयर करते हैं कि हमें कैसे और बेटर करना है या हम अपने प्रॉब्लम से कैसे ओवरकम हो सकते हैं। उसी प्रकार एमएनसी के आने के कारण जो छोटे व्यापारी होते हैं उस देश के, वो भी खुद को तैयार करते हैं फ्यूचर के लिए कि हमें कैसे उस चीज़ से फेस करना है या हमारे सामने जो हमारा कॉम्पिटिटर खड़ा है हम कैसे अपने आप का एग्जिस्टेंस कायम कर सकते हैं या कायम रख सकते हैं। क्योंकि अगर वो अच्छा प्रोडक्ट सप्लाई करता रहेगा तो हमारा प्रोडक्ट कौन परचेज करेगा? तो हमें भी अपने आप को इम्प्रूव करना होगा, हमें भी अपनी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना होगा। देन ओनली हमारा जो लॉन्ग टाइम तक एग्जिस्ट करने का पर्पस है वो रहेगा। देन द थर्ड पॉइंट वी हैव इज एडवांस टेक्नोलॉजी। MNCs मल्टीनेशनल कंपनीज मेक यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं? वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ही यूज़ करती हैं। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनीज की बात करें तो वो बड़े बड़े देशों से आती हैं या डेवलप देशों के साथ अगर हम एग्रीमेंट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं या उनके साथ मिल करके कोई हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो अपने ही टेक्नोलॉजी को लेकर के हमारे देश में आएंगे। अगर कोई इंडिया की कंपनी है और वो फॉरेन की कंपनी के साथ मिल करके कुछ इन्हांसमेंट करना चाहता है तो कर सकता, तो यहाँ फ़ायदा इंडिया को ही होने वाला है। देन टू सप्लाई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट, ओके। अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो अच्छी क्वालिटी का होगा और हम अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट को सप्लाई कर पाएंगे। क्योंकि कस्टमर को हमने एक दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि हमारा जो कस्टमर है वो चाहता है कि मुझे जो प्रोडक्ट मिले वो फाइन क्वालिटी का हो, वो अच्छे क्वालिटी का हो और मुझे उस प्रोडक्ट के लिए जो पे करना पड़े बहुत ज़्यादा अमाउंट नहीं, एट अ रीजनेबल प्राइस हम उसको परचेज कर सकते हैं। तो जो कंपनीज जो होती हैं वो इन चीज़ों को ध्यान में रखती हैं कि हमने अपनी क्वालिटी, जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी मेंटेन करनी है और जो उसका प्राइस होगा वो उतना हाई नहीं होगा। तो वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट टू एम्प्लॉय कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो हाई टेक्नोलॉजीज या इनोवेटिव टेक्निक्स के साथ आकर के किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करती हैं। क्योंकि अगर हम बात करते हैं इनोवेटिव टेक्निक्स की तो इनोवेटिव टेक्निक्स में हमें क्या मिलेगा? हम वहाँ भी प्रोडक्शन कर रहे थे और हम यहाँ भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम पहले भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और अभी भी प्रोडक्शन कर रहे हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंसेस क्या है? दोनों में डिफरेंसेस ये हैं कि अगर हम हाई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं
या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो फाइन क्वालिटी का होगा। अगर हम उसमें थोड़ा सा इनोवेटिव आइडिया लगाते हैं तो इनोवेटिव आइडिया लगाने से क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो और बेटर बनेगा, वो और अच्छा बनेगा, जिस कारण जो हमारा कस्टमर है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी तरफ अट्रैक्ट होगा। अगर वो हमारी साइड अट्रैक्ट होगा तो वो हमारे प्रोडक्ट को परचेस करेगा और फ़ायदा तो उसी कंपनी को होगा। तो इनोवेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, नया नया तरीका हमें निकालना है कि हम कैसे प्रोडक्शन और बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने रॉ मटेरियल को यूज़ करना है प्रोडक्शन के लिए तो रॉ मटेरियल को अगर हम यूज़ करेंगे तो उसका वेस्टेज भी होगा। तो हम कैसे जो उसका वेस्टेज है कम कर सकते हैं, हमारा जो कॉस्ट है वो तभी मिनिमाइज होगा जब हमारा जो प्राइस है वो कॉस्ट है तभी मिनिमाइज होगा जब हमारा वेस्टेज कम से कम होगा। तो हमको अपने वेस्टेज पे ध्यान देना है, देन ओनली हम अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे। और कॉस्ट को अगर हमने मिनिमाइज कर लिया तो हम उसी से प्रॉफिट कमाएंगे और ज़्यादा और बेटर अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज पॉइंट नंबर 4, प्रोडक्ट इनोवेशन। These enterprises have highly sophisticated research, research and development departments engaged in task of developing new products and superior design of existing product। अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्ट इनोवेशन की तो प्रोडक्ट इनोवेशन में क्या होता है, जो प्रोडक्ट पहले से मार्केट में अवेलेबल है, जिस प्रोडक्ट का वो सेल आउट कर रहे हैं, जिस प्रोडक्ट को वो लोग मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें ही कुछ ना कुछ वो लोग ऐड करते हैं। कुछ ना कुछ उसमें ही वो लोग इनोवेट करते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट हो रहा है लॉन्ग टाइम से और उसको कस्टमर लॉन्ग टाइम से कंज्यूम कर रहा है तो उसी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ वेरिएशन, कुछ ना कुछ चेंजेस, कुछ ना कुछ न्यू आइडिया को वो लोग इनबिल्ड करते हैं, जिस कारण जो कस्टमर है वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक टूथपेस्ट है, टूथपेस्ट जो है वो बहुत टाइम से मार्केट में सप्लाई हो रहा है, मार्केट में अलग अलग ब्रांड के जो प्रोडक्ट है वो सेल आउट हो रहे हैं, लेकिन वो जो क्या है टूथपेस्ट है तो सभी कंपनी जो है वो टूथपेस्ट बना रही है, लेकिन एक दो कंपनी ने उसी टूथपेस्ट में ऐड कर दिया टूथब्रश। तो यहाँ पर वो क्या करे, कुछ ऐड कर रहे हैं या जिस रेट का वो सप्लाई करते हैं उसमें एक थोड़ा सा क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ ऐड हो रहा है, कुछ ना कुछ इनोवेट हो रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट्स की तो इनका काम है लोगों से इंटरेक्ट करना, उनके बारे में जानना, उनकी क्या सोच है इस प्रोडक्ट को लेकर के, वो लोग इस प्रोडक्ट में और क्या चेंजेस चाहते हैं या इस प्रोडक्ट को हम कैसे और बेटर रिप्रेजेंट कर सकते हैं या प्रेजेंट कर सकते हैं मार्केट में कस्टमर के पास। वो सारी चीज़ों में वो लोग इंगेज होते हैं, रिसर्च करते हैं और रिसर्च के माध्यम से ही हमें पता चलता है कि हमें अपने प्रोडक्ट में और किन चीज़ों की आवश्यकता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज है वो हाईली क्वालिफाइड इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ डील करती है और उनको वो काम देती है कि दिस इज़ माय प्रोडक्ट, ये मेरा प्रोडक्ट है और आपको इसमें कुछ ना कुछ इनोवेट करना है। आपको कुछ एक ऐसा आइडिया बताना है कि मेरा कस्टमर अगर अभी 50 कस्टमर मेरा प्रोडक्ट ले रहा है तो वो कैसे 70 तक हम रीच कर सकते हैं, 20 कस्टमर कैसे हम और इंक्रीज कर सकते हैं, ये आपको सोचना है और इस प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ इनोवेटिव चीज़ें लगानी है, कुछ ना कुछ एक ऐसा आइडिया लगाना है कि जो हमारा कस्टमर है वो हमारे साइड ज़्यादा अट्रैक्ट हो पाए। तो इनोवेशन में हम कुछ नहीं करते, केवल उसी प्रोडक्ट में कुछ ना कुछ ऐड कर देते हैं। और इस तरीके की जो कंपनी होती है वो बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है केवल रिसर्च और डेवलपमेंट में, तभी तो वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में सरवाइव करता है, लॉन्ग टाइम तक वो दूसरे कंपनी को कंपटीशन देता है, लॉन्ग टाइम तक वो मार्केट में एग्जिस्ट करके कस्टमर से प्रॉफिट कमाता है, क्योंकि वो उसी प्रोडक्ट को नया प्रोडक्ट बना करके बेच रहा है, कुछ ना कुछ उसमें ऐड कर रहा है, वो अपनी डिज़ाइन को बेटर बना रहा है,
हो सकता है जो उसका रैपिंग है उसको चेंज कर दे, एडवर्टाइज इतना अच्छे से करे कि लोग उसको और बेटर वे में परचेस करें, वो कुछ ना कुछ ऐड ऐसा कर देगा, इनोवेट कर देगा, जिसके कारण जो कस्टमर है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और उसी के प्रोडक्ट को वो परचेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज पॉइंट नंबर 5, centralized control. The branches of MNCs, multinational companies, spread in different countries and control and manage from the headquarter. जो ब्रांचेस, फैक्ट्रीज जो होती हैं या वर्कशॉप जो होता है वो अलग अलग ब्रांच अलग अलग देशों में हो सकता है, लेकिन जो उसका हेड ऑफिस है वो किसी एक ही देश में होगा, जिस देश की वो कंपनी होगी। ओके, तो उसमें जो कंट्रोलिंग पावर है या जो चीज़ों को मैनेज करने की क्षमता है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना है उस पर्टिकुलर कंपनी को, वो कहाँ का करेगा, हेडक्वार्टर्स के द्वारा ही जो बनाया गया होगा या होम कंट्री के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए होंगे वो उसी को फॉलो करेगा। ऑल द ब्रांचेस ऑपरेट विद इन द पॉलिसी फ्रेमवर्क बाय हेडक्वार्टर्स। जिस देश की कंपनी है उसी देश के रूल्स, उसी देश में उसका हेडक्वार्टर होगा और उसी हेडक्वार्टर में ही उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनते हैं, या जो वर्क फ्रेमवर्क जो होता है कि किस फ्रेमवर्क के अंदर हमें काम करना है उसी के अकॉर्डिंग वो खुद को ऑपरेट करता है। तो कहने का मतलब है कि इसका जो कंट्रोल है वो सेंट्रलाइज्ड है, एक ही साइड वो जा रहा है, यानी जिस देश में है उसी देश के पास पावर है कि उसे वो कंट्रोल कर सकता है या मैनेज कर सकता है। ओके, तो हमने देखा प्रोडक्ट इनोवेटिव क्या है, अब हमने देखा कि सेंट्रलाइज कंट्रोल क्या है। तो यहाँ कुछ हम ऐड कर रहे हैं और यहाँ हमारा जो पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है, उसी देश में है जहाँ से हम बिलोंग कर रहे हैं या जहाँ से वो कंपनी बिलोंग कर रही है। नेक्स्ट वी हैव इज एक्सपेंशन ऑफ ग्रोथ, expansion of market territory due to its vast resources, due to its vast resources and excellent market skill, MNCs has access to international market, it is able to sell its product service in different countries। अगर हम MNCs की बात करते हैं तो मोर देन 1 कंट्रीज में उसके ब्रांचेज हैं, ऑफिसेज हैं, फैक्ट्रीज हैं, वो वहाँ पे जाकर के अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करता है, वहाँ पे जाके वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है और उसी जगह से वो बहुत ज़्यादा गेन भी करता है, क्योंकि जो इसके पास रिसोर्सेस है वो बहुत ज़्यादा है, इसके पास जो एक्सीलेंट मार्केटिंग स्किल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। हम अपने कस्टमर को तभी अट्रैक्ट कर सकते हैं जब हम उसे कन्वेंस कर सकते हैं, हम अपने प्रोडक्ट को तभी सेल आउट कर सकते हैं जब हमारा कस्टमर हमसे सेटिस्फाई होगा, जब वो हमसे कन्वेंस होगा, जब वो हमसे संतुष्ट होगा, या हमने जो अपने एडवर्टीजमेंट में जितनी चीज़ें मेंशन की हैं उसी के अकॉर्डिंग अगर हमारा प्रोडक्ट होगा, तो हमारा कस्टमर अगर एक बार परचेस करके उसको संतुष्टि मिलती है, एक बार वो सेटिस्फाइड होता है, देन वो हर बार उसी प्रोडक्ट को परचेस करेगा, क्योंकि उसको वही चीज़ मिल रहा है जो उसे चाहिए। तो जितनी भी MNCs कंपनीज होती हैं या मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, उनका जो मार्केटिंग स्किल होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, वो बहुत एक्सीलेंट होता है, वो एक एक कस्टमर के बारे में जानते हैं, उनके क्या डिमांड्स हैं, उनके क्या नीड्स हैं, उनकी क्या प्रायोरिटी है, वो उस चीज़ को ध्यान में रख करके ही अपने प्रोडक्ट को बनाते हैं और वही उनको ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए और मोटिवेट करता है। वो अपने कस्टमर के बारे में जानते हैं और उसी कस्टमर से वो प्रॉफिट कमाते हैं, और जो उनकी सर्विसेज होती हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में होती हैं। ये हमने इंश्योर करना है कि अगर डोमेस्टिक फर्म है, किसी एक देश का अगर फर्म है, तो वो उसी कस्टमर को डील करेगा जो कस्टमर उस देश में रह रहे हैं। लेकिन मल्टीनेशनल कंपनीज के जो कस्टमर हैं वो डिफरेंट कंट्रीज में अवेलेबल है, उनके टेस्ट, उनकी प्रायोरिटी, उनका प्रेफरेंस भी अलग हो सकता है। लेकिन MNCs ऐसा मार्केटिंग स्किल तैयार करता है, ऐसा प्लानिंग करता है, इस प्रकार से वो रिसर्च करता है और उसी रिसर्च के माध्यम से वो उस प्रोडक्ट को सेल आउट करता है उस देश में।
अगर एक देश में एक कंपनी है तो वो अपने कस्टमर के हिसाब से चीज़ों को बनाता है, लेकिन मल्टीनेशनल कंपनी तो अलग अलग देशों में इस्टेब्लिश है, अलग अलग देशों में उसके ब्रांचेस फैक्ट्रीज हैं। वो पहले जाकर के वहाँ रिसर्च करता है कि यहाँ किस टाइप के कस्टमर हैं, यहाँ पर कस्टमर को क्या पसंद है क्या पसंद नहीं है, उनका टेस्ट उनका प्रेफरेंस क्या है, उसी के अकॉर्डिंग वो मार्केटिंग स्किल तैयार करता है और उसी स्किल से वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करता है और वो प्रॉफिट कमाता है। नेक्स्ट वी हैव इज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। दे स्पेंड ह्यूज अमाउंट ऑन मार्केटिंग। जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं वो अधिकतर पैसा या ज़्यादा पैसा कहाँ खर्च करती हैं? मार्केटिंग में, ओके, या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाने में। दे यूज अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। उनका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है, क्योंकि वो लोग ने बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट कर दिया है। अब उन लोगों ने जिस हिसाब से पैसा इन्वेस्ट किया है तो उनको रिटर्न भी वैसा ही चाहिए। तो उनको रिटर्न तभी मिलेगा जब उनका प्रोडक्ट मार्केट में सेल आउट होगा। उनका जो पर्पस था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर बनाने हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करना है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो, वो तभी होगा जब उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अच्छा होगा। ओके, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर सेल, वो अपने सेल को कैसे और इन्हेंस कर सकते हैं, कैसे और इंक्रीज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसा है। अगर एक स्टूडेंट है वो क्लास में एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, वो अपनी स्ट्रैटेजी बना करके पढ़ाई करता है, तो हम कह सकते हैं कि मार्क्स भी अच्छा स्कोर करेगा, क्योंकि जो उसको उसके पास जो क्षमता है या चीज़ों को समझने का पावर है या जो उसका स्ट्रैटेजी है पढ़ने का वो अच्छा है, तो उसी के अकॉर्डिंग वो ज़्यादा मार्क्स स्कोर कर सकता है, ये ऐसा हम सोचते हैं। उसी प्रकार जो MNCs कंपनीज होती हैं वो लोग फोकस करती हैं कि हमारा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी कैसा है, हमने कैसा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना है, और उसी के अकॉर्डिंग वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं। इन शॉर्ट पीरियड, कम से कम टाइम में वो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कवर करना चाहते हैं, क्योंकि उनका जो किसी एक देश पे फोकस नहीं है, नंबर ऑफ देश पे उनका फोकस है, नंबर ऑफ कस्टमर्स है उनके पास। देयर एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन टेक्निक्स आर नॉर्मली वेरी इफेक्टिव। ओके, जो उनका एडवर्टीजमेंट का प्रोसेस है या टेक्निक्स है उनका नॉर्मल से थोड़ा सा हट करके है। एक तो नॉर्मल मैंने अपने प्रोडक्ट के बारे में अपने कस्टमर को बता दिया, उसने मेरे प्रोडक्ट के बारे में जान लिया, लेकिन जो मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं उनका जो एडवर्टीजमेंट करने का तरीका होता है, उनका जो सेल्स प्रमोशन करने का टेक्निक्स होता है वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। वो कस्टमर के माइंड में उस चीज़ को बैठा देते हैं कि मेरा प्रोडक्ट ही बेस्ट है, मेरे ही प्रोडक्ट को आपने परचेज करना है, मेरे ही प्रोडक्ट को आपने यूज़ करना है। ओके, जिसके कारण क्या होता है, वो लॉन्ग टाइम तक मार्केट में कस्टमर को या कस्टमर से प्रॉफिट कमा सकते हैं। ओके, नेक्स्ट वी विल सी द मेरिट्स ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज। अगर मल्टीनेशनल कंपनीज किसी देश में आती है तो उस देश में क्या फ़ायदा होता है या उस देशवासियों को क्या फ़ायदा होता है। फर्स्ट पॉइंट वी हैव इज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। ओके, मल्टीनेशनल कंपनी अगर किसी देश में जाकर के खुलता है, फॉर एग्जांपल अगर अमेरिका की एक कंपनी है वो इंडिया में आकर के अपने ब्रांचेस को ओपन करता है, ओके, तो वो यहाँ पर आकर के अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, अपनी टेक्नोलॉजी ला रहा है, अपने आप को यहाँ इंगेज कर रहा है, लेकिन वो अपने देश से तो एम्प्लॉयज़ को लेकर के नहीं आएगा, वो अपने देश से वर्कर को लेकर के नहीं आएगा, वो उसी देश के लोगों को वर्कर या एम्प्लॉय बनाएगा जिस देश में वो अपने ब्रांचेस को ओपन करेगा। तो जिस देश में वो मल्टीनेशनल कंपनी ओपन हो रहा है तो वहाँ पर रहने वाले लोगों को जॉब मिलेगा, वहाँ पर रहने वाले लोगों को फ़ायदा होगा, वहाँ पर रहने वाले लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा उन्हें जॉब के रूप में। अगर उस देश में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है तो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के कारण वो अनएम्प्लॉयमेंट दूर
हो सकता है, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलेगा, वो लोग काम करेंगे और अपना नीड्स को पूरा कर पाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज एडवांस टेक्नोलॉजी। जब भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी देश में जाकर के अपने ब्रांचेस को ओपन करता है तो वो अपनी ही टेक्नोलॉजी को ले जाता है, वो अपने ही टेक्निक्स को ले जाता है, जिस कारण वहाँ पर जितने छोटे छोटे फर्म होते हैं उनको भी कुछ नया सीखने को मिलता है। तो एडवांस टेक्नोलॉजी आ रहा है तो लोग उससे अवेयर हो रहे हैं, जो उस देश के सिटीजन्स हैं वो उस चीज़ से अवेयर हो रहे हैं और उस टेक्नोलॉजी के बारे में वो जान पा रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव इज इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मल्टीनेशनल कंपनीज आने के बाद लोगों को जॉब मिला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिला, तो जो लोग कैपेबल होंगे, जिनके अंदर एबिलिटी होगा, जिसके पास स्किल होगा, उन्हें तो जॉब मिल जाएगा। तो जो पहले बेरोजगार थे, अनएम्प्लॉयड थे, अब उन्हें जॉब मिल गया तो उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करेगा। तो इम्प्रूव स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अब वो कमा रहे हैं, तो कमा रहे तो उनको इनकम हो रहा है, तो वो लोग अपने घर में आकर के अपनी नेसेसिटीज़ को पूरा करेंगे और जो चीज़ों की आवश्यकता होगी वो उसे परचेस करेंगे। तो इस तरीके से जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इम्प्रूव कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज ग्रोथ ऑफ डोमेस्टिक फर्म। जो डोमेस्टिक फर्म है उसका भी ग्रोथ होता है, क्योंकि पहले तो वो लोग टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे, उनको पता नहीं था कि हमें कौन से टेक्नोलॉजी यूज़ करना चाहिए, या हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं या जिस प्रोडक्ट को हम मार्केट में सेल आउट कर रहे हैं उसको और हम कैसे बेटर कर सकते हैं। ये पॉसिबल तभी होता है जब हम नए चीज़ से अवेयर होते हैं, जब हम किसी न्यू चीज़ के बारे में तभी हम अपने प्रोडक्ट को भी उसी टेक्नोलॉजी से प्रोड्यूस करने का प्रयास करेंगे। देन ओनली जो हमारा कॉस्ट है वो मिनिमम होगा, क्योंकि उसमें तो वेस्टेज कम होगा हमारा। ओके, तो डोमेस्टिक फर्म जो है वो और ग्रो करेगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से अवेयर हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी को जान पा रहे हैं, टेक्निक्स को जान पा रहे हैं, और इस प्रकार जो डोमेस्टिक फर्म है वो धीरे धीरे करके ग्रो करेगा। नेक्स्ट वी हैव इज हेल्दी कंपटीशन। जब भी मल्टीनेशनल कंपनी किसी भी देश में आता है तो वहाँ पे जो डोमेस्टिक फर्म है या डोमेस्टिक इंटरप्राइजेज हैं, तो एमएनसी के आने से उनको एक कंपटीशन मिलता है। कंपटीशन मिलता ये है कि अगर उन्हें मार्केट में एग्जिस्ट करना है तो उन्हें compete करना होगा। उन्हें compete कैसे करना होगा? उन्हें अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाना होगा, तभी वो मार्केट में अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाएंगे। लास्ट पॉइंट वी हैव इज वर्ल्ड इकोनॉमी। मल्टीनेशनल कंपनी कहीं भी जाकर के, किसी भी देश में जाकर के अपनी कंपनी को इस्टेब्लिश कर सकता है, अपने ब्रांचेस, फैक्ट्रीज को इस्टेब्लिश कर सकता है। ये पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को मर्ज कर दे रहा है, या पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को कहीं ना कहीं ये आपस में ला करके खड़ा कर रहा है। मल्टीनेशनल प्रमोट्स द कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी, दे हेल्प टू इंटीग्रेट नेशनल इकोनॉमीज इनटू द वर्ल्ड इकोनॉमी। ये एक देश की जो इकोनॉमी है उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ लाकर इंटीग्रेट कर दे रहा है, या हम कहेंगे कहीं ना कहीं हमें कंपैरिजन में आसानी होगा, या जो छोटा देश है जो इतना प्रॉफिट नहीं कमा रहा है, जिसका इकोनॉमी लेवल अच्छा नहीं है, वो एमएनसी के आने से कहीं ना कहीं ग्रो करेगा, उसको फायदा होगा। ओके।